यहाँ मैं बात करूँ तो AQI ऑफ नॉर्थ इंडिया हमारे लंग्स पे क्या इफेक्ट डालता है? सो थिंग वाज दैट कि अभी जो AQI जो हमारा चल रहा है, इट कंटेन्स मेजॉरिटी ऑफ सल्फर केमिकल्स और मल्टीपल टॉक्सिक केमिकल्स। जो सेंटर में रह रहे हैं दिल्ली के या एक रीजन के, वो ज्यादा अफेक्ट होते हैं rather than the circumference? इट ऑल डिपेंड्स। जैसे अगर हम कहें कि दिल्ली का जो हम NCR लेते हैं, होल NCR इज अफेक्टेड। तो सर, ये जो वैक्सीन्स आपने मेंशन करी, ये क्या कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप के ऊपर के लोग ले सकते हैं या दिस इज कॉमन फॉर किड्स, टीनेजर्स, अडल्ट्स, एवरीवन? लेकिन अगर कुछ जैसे वैक्सीन्स हैं जो मोर देन 50 इयर्स में तो हमें लेनी ही चाहिए सारी की सारी। तो मैंने बताया आपको। और क्या पेशेंट को डायबिटीज है, जैसे डायबिटीज को हम बोलते हैं कि जैसे इंडिया इज ना डायबिटिक कैपिटल। जैसे हमारा जो वातावरण है, जिसको हम अपना एनवायरनमेंट भी बोलते हैं, वो तो हमारा साथ कहीं नहीं छोड़ता, तो क्या वो भी हमें अफेक्ट कर रहा है? वातावरण तो हमारा इफेक्ट कर ही रहा है। नमस्कार, मैं हूं मणि और आप देख रहे हैं द न्यू इंडियंस। आज हमारे साथ एक बहुत ही जानी मानी हस्ती, एक बहुत ही जाने माने पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर लवलीन मंगला सर। सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े आज। तो सर, स्टार्टिंग ऑफ मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी, जो आज का हाईएस्ट कंसर्न है, जो आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है AQI ऑफ दिल्ली। यहाँ मैं बात करूँ तो AQI ऑफ नॉर्थ इंडिया, ये हमारी लंग्स पे क्या इफेक्ट डालता है और इसके इफेक्ट से हमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हमारी बॉडी में इन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म केसेस? जैसे AQI जिसको हम लोग आजकल देख रहे हैं, और इट इज़ बेसिकली न्यू इंडेक्स जो हमने इंडियन गवर्नमेंट अप्लाई भी करना शुरू किया है। अर्लियर हमारे पास तो वैसे कोई इंडेक्स था भी नहीं। सो थिंग वाज दैट कि अभी जो AQI जो हमारा चल रहा है, इट कंटेन्स मेजॉरिटी ऑफ सल्फर केमिकल्स और मल्टीपल टॉक्सिक केमिकल्स, जिसमें आपके हैवी मेटल्स, मर्करी और वो सब भी होते हैं। एंड दीज आर द मॉलिक्यूल्स जिनके जो साइजेस होते हैं, जो हम मेजर करते हैं, वो ppm के बेसिस पे करते हैं। तो ppm जो हमारा 5 से कम होता है, वो इट कैन गो इनटू द लंग्स, एंड फ्रॉम लंग्स इट कैन गो डायरेक्टली इनटू योर ब्लड सप्लाई एंड अदर ऑर्गन्स ऑल्सो। मेजोरिटी जो इनका जो पॉइंट ऑफ एंट्री होता है वो लंग्स में होता है, बट इट कैन इफेक्ट होल बॉडी ऑल्सो। लंग्स में जो मेनली अगर हम बात करें तो आपके एस्थमा, COPD, एलर्जिक इशूज़। जैसे आई ऑल्सो लिव इन दिल्ली NCR, तो बहुत सारे पेशेंट्स अभी आने लग गए हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही है कि गले में खराश या खांसी, या कुछ ना कुछ जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, उनको भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। या लोग जो बाहर ज़्यादा घूम रहे हैं, उनको थोड़ी सी इस तरह की प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रही हैं। अदरवाइज जिनकी जो लंग्स की जो दिक्कतें हैं, जैसे COPD, एस्थमा, एलर्जिक डिसऑर्डर्स हो गए, ट्यूबरक्लोसिस हो गए, इन्फेक्शन के जितने भी चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वी आर सीइंग दैट इन आवर OPD एंड IPDs ऑल्सो। सेकेंड ये नहीं है कि सिर्फ लंग्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं ये लोग, ये जितने भी ये सब ppm जो हैं हमारे अंदर अगर जा रहे हैं, दे आर इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ स्ट्रोक, they are increasing the chances of heart attack also, and they are also increasing chances of your memory loss, dementia, and इनके short term और long term दोनों ही effects हैं। अगर हम ये देखें short term which we take is less than 1 month में, तो उसमें आपके infection के chances ज़्यादा आ रहे हैं, but more than 1 month में बात करें हम तो उसमें आपके क्रॉनिक डिजीजेस जैसे हार्ट अटैक, उस सब के चांसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम कहें कि जैसे कई बार हमने सुना होगा हिरोशिमा, नागासाकी, उन सब में जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, पीपल गॉट किल्ड फ्रॉम दीज वार्स, पर उसके बाद जो केमिकल्स रिलीज होते हैं उसकी वजह से लोगों की डेथ बहुत होती है। तो दीज आर द चांसेस विच इंक्रीज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर इंक्रीज इन चांसेस ऑफ योर लाइफ डेथ ऑल्सो। सर, जैसे हम देखते हैं कि क्या ऐसा भी होता है कि जो लोग जो सेंटर में रह रहे हैं दिल्ली के या एक रीजन के, वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं rather than the circumference? क्योंकि बहुत बार सुनने में पढ़ने में आता है कि जो NCR है दैट इज़ मच बेटर एज़ कम्पेयर टू जो सेंट्रल दिल्ली एरिया है या जो जिसको हम दिल्ली बोलते हैं। तो क्या ऐसा भी है या इट इज़ ऑल द सेम एंड इक्वली हार्मफुल? तो ऐसा होता है कि कई लोग बोलते हैं जैसे नोएडा बेटर है, शायद गुड़गांव ज़्यादा गंदा है। फरीदाबाद जाएंगे तो फरीदाबाद बोलेंगे नहीं, फरीदाबाद अच्छा है, गुड़गांव नोएडा ज़्यादा खराब है। इट ऑल डिपेंड्स। जैसे अगर हम कहें कि दिल्ली का जो हम NCR लेते हैं, होल NCR इज अफेक्टेड। आप आगरा तक जाएंगे तो आगरा तक पॉल्यूशन बहुत है, ऐसा नहीं, बट डिपेंड्स ऑन द कंजेशन ऑल्सो कि आपके वहाँ पे व्हीकल्स कितने हैं, फैक्ट्रीज कितने हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब जगह इक्विवेलेंट है, बट मोर एंड लेस इट इज़ ऑलमोस्ट सेम एवरीवेयर। तो आपको ये कहना कि हाँ शायद कम ज़्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो हम बात करेंगे अगर रेंज में 400 के ऊपर की बात करूँ तो इट इज़ ऑलमोस्ट 400 एवरीवेयर ओनली। तो अगर 420 हो चाहे 430 हो, इट डजंट मैटर, इफेक्ट तो वो दोनों को ही करेगा। राइट सर, इफेक्ट तो है, पर क्या इससे बचने के लिए कोई ऐसी वैक्सीन्स भी आती हैं या कोई मेडिसिन आती हैं? जिससे हमने बच्चों का तो सुना है दैट
किड्स आर वैक्सीनेटेड, वो लोग बच्चों को 18 साल तक का एक पैदा होते ही चार्ट मिल जाता था, ओके दिस हैज़ टू बी डन। लेकिन क्या ऐसी कोई वैक्सीन बड़े लोगों के लिए, या जो सेंसिटिव लोग होते हैं जिनको हम बोले जिनको हार्ट इश्यूज़ हैं या लंग इश्यूज़ हैं, क्या होता है? अगर हम बात करें वैक्सीन के बारे में, आई विल गो इनटू दिस, लेकिन पहले इंपॉर्टेंट ये है कि हम जैसे जो पॉल्यूशंस हैं, जो हम आपसे इसको हम कहते हैं स्मॉग कहते हैं, इससे बचने के लिए हम कुछ चीज़ों का कर सकते हैं। उसमें जैसे हम लोग की अगर हो सके तो हमारी जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं वो मिनिमम रहनी चाहिए। जैसे आपके आउटडोर जैसे स्पोर्ट्स हो गए या आपकी जो मॉर्निंग वॉक्स हो गई, आप उनको अभी रोक सकते हैं। यू कैन डू द इंडोर थिंग्स। प्लस अगर आप कोई ट्रैवल अपना अवॉइड कर सकते हैं, कोई अगर आपके जैसे कोई लेजर एक्टिविटीज़ हैं, शॉपिंग है या मूवीज़ हैं या कुछ आप इस तरह की चीज़ों में जा रहे हैं, तो वी कैन अवॉइड दोज थिंग्स ऑल्सो। बिकॉज आप भी अगर कोई कार लेके जा रहे हैं, व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, यू आर ऑल्सो क्रिएटिंग ए पॉल्यूशन ऑल्सो, तो यू कैन अवॉइड इन दैट। सेकेंड थिंग, यू शुड वेयर ए मास्क ऑल्सो। मोर चांसेस अगर आपके इफ़ यू आर ऑलरेडी ए पेशेंट हु ऑफ एन मे बी ऑफ एस्थमा, लंग डिजीज और इन सब के, तो डेफिनेटली यू शुड वेयर ए मास्क ऑन दिस केसेस। आप मास्क एक नॉर्मल मास्क भी यूज़ करते सकते हैं, और यू कैन वेयर ए N95 जो आपको कंफर्टेबल, यू कैन वेयर दैट। बोथ ऑफ देम विल हेल्प यू। सेकेंड थिंग, इसमें आपको कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे कि वैक्सीन्स के बारे में अगर हम बात करें तो वैक्सीन्स देयर आर अवेलेबल फॉर एडल्ट्स ऑल्सो दीज डेज। जैसे हम बच्चों के लिए वैक्सीनेट कराते हैं, और अब तो वो एक रूटीन हो गया है कि पहले जब वैक्सीन शुरू हुई थी बच्चों के लिए तो इट वाज लाइक कि भाई कराना है गवर्नमेंट यूज्ड टू फोर्स देम, दे यूज्ड टू गिव सम इंसेंटिव्स आल्सो। These days also it is available there, बट ये है कि एडल्ट्स में भी वैक्सीन शुरू हो चुके हैं। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाएंगे, यूएस में, यूके में, एंड दे आर टेकिंग इट ऑन ए रेगुलर बेसिस। सो बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स विच आर अवेलेबल इन इंडिया राइट नाउ for these patients, like your influenza is available, pneumococcal is available, and another is for the herpes also. So all these vaccines are, you should ask maybe a pulmonologist or a doctor nearby you, and they can definitely guide you कि आप उसमें eligible हैं या आपको कराना कितनी essential है। और definitely अगर आपको कोई हार्ट की डिजीज़, एस्थमा की डिजीज़ या कोई आपको लंग्स की डिजीज़ ILD है, definitely you should go for these vaccines which will prevent your infections ऐसे। तो सर ये जो वैक्सीन्स आपने मेंशन करी, ये क्या कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप के ऊपर के लोग ले सकते हैं, या दिस इज कॉमन फॉर किड्स, टीनेजर्स, अडल्ट्स, एवरीवन? कुछ वैक्सीन्स हैं जो कॉमन है, बस उसमें डोज का फ़र्क है। जैसे हम इन्फ्लुएंजा की बात करें, लेकिन अगर कुछ जैसे वैक्सीन्स हैं जो मोर देन 50 ईयर्स में तो हमें लेनी ही चाहिए सारी की सारी। प्लस लेकिन मुझे पता है, जैसे मैंने बताया आपको, और क्या पेशेंट को डायबिटीज़ है, जैसे डायबिटीज़ को हम बोलते हैं कि इट इज़ ए इंडिया इज़ द डायबिटिक कैपिटल, तो इस तरह के पेशेंट्स को तो डेफिनेटली बिलो 50 ईयर्स में भी वो लोग ले सकते हैं इनको। तो सर जैसे वैक्सीन्स हैं, तो क्या इन वैक्सीन्स के कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं जो विजिबल होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि वैक्सीन्स कोविड के बारे में बात करें तो अभी भी कई सारे लोग मेरे पास आ जाते हैं, जी कोविड की वैक्सीन के बाद मुझे ऐसा दिक्कत हो गई कोविड की वैक्सीन से। यूजुअली देखिए, हर चीज़ के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट मैटर्स करता है कि भाई कितने करोड़ों में किसी एक को साइड इफेक्ट्स हैं। अगर हम कहें कि मे बी वी हैव हर्ड अ लॉट अबाउट सम वैक्सीन्स आउटसाइड स्टूडेंट, बट अगर इंडियन मेड जितनी भी वैक्सीन्स हैं उनके हमें बहुत सारे मेजर साइड इफेक्ट्स मिले भी नहीं है, एंड आई हैवंट सीन एनी बडी जो उसकी वजह से किसी को इश्यूज़ हुए हैं। और थोड़ा सा माइल्ड फीवर वैक्सीन के बाद आपको हो सकता है, दैट इज़ ऑन सेकंड डे जिसने अपने वैक्सीन लगाए, एंड दैट इज़ नॉर्मल एंड दैट इज़ यूजुअली अदर इनके कोई ऐसे मेजर साइड इफेक्ट्स या कोई ऐसे नहीं है जिसकी वजह से लेकिन वैक्सीन से जितनी आपकी बीमारियां बच सकती हैं, एंड इट कैन डेफिनेटली प्रिवेंट मॉर्टेलिटी ऑल्सो, डेथ्स ऑल्सो। वेरी वेल आंसर्ड सर। पर इसके साथ मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे आपने कोविड-19 की अभी यहाँ पे बात छेड़ी, तो क्या ऐसा भी हुआ है कि कोविड-19 के बाद ओवरऑल जो लोगों की लंग हेल्थ है उस पर इफेक्ट आया है इन जनरल पब्लिक? कोविड भी देखिए, अगर हम कहें तो दो तरह के पेशेंट्स को हुआ था, जिनको एक अगर हम मोटा मोटा डिस्ट्रीब्यूट करें तो द पीपल हु वर ऑन ऑक्सीजन एंड देयर वर सम पीपल हु वर नॉट ऑन ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन पे थे उनके थोड़े से जो कॉम्प्लिकेशन थे काफ़ी ज़्यादा हुए थे, इनके लंग्स में फाइब्रोसिस वो सब भी हुआ था, बट काफ़ी लोग उस वजह से रिकवर कर गए, पर कुछ के परमानेंट डैमेजेस हो गए हैं। बट यस, जिनको हर एक को नहीं हुए थे, कहीं हो, पर तो कुछ पेशेंट्स में थोड़ा सा भी देखा जा रहा है, बट दिस इज़ अ वेरी रॉ डेटा कि दे आर हैविंग मोर एलर्जिक सिम्टम्स एंड देयर फंक्शंस, लंग फंक्शंस हैव डिक्लाइंड। यस, दैट इज इट। सो कोविड हैज़ अफेक्टेड इट ओवरऑल, अगर हम जनरल में बात करें तो। सर इसके साथ जैसे हमारा जो वातावरण है, जिसको हम अपना एनवायरनमेंट भी बोलते हैं, वो तो हमारा साथ कहीं नहीं छोड़ता, तो क्या वो भी हमें अफेक्ट कर रहा है? वातावरण तो हमारा इफेक्ट कर ही रहा है, जैसे अगर हम सोचें, लेकिन मैं बस एक बात अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा, हम लोग इसी टाइम में जब नवंबर दिसंबर एकदम से हमें जब
पॉल्यूशन नीचे दिखाई देता है तो हम सब लोगों की आंखें खुलती हैं, अदरवाइज पॉल्यूशन तो पूरे साल रहता है। बिल्कुल। बस गर्मियों में थोड़ा सा ऊपर रहता है, सर्दियों में थोड़ा सा नीचे हो जाता है। फिर हम सब लोगों को मिलके याद आता है कि नहीं पॉल्यूशन हो रहा है, वी स्टार्ट ब्लेमिंग ईच अदर एंड these are the things we should ask, every time and whole year also. We are blaming कि भाई sometimes for the crackers, sometimes for farmers, and there are multiple things which are going on politically. But these are the things which we should think non-politically also. In spite of क्योंकि it is affecting everybody. It is affecting my child also. It is affecting me also, and it is affecting my family, everybody. So these are the things which we should think out of the box, like what to do. But yes, definitely government can take measures in this. But हम लोगों को भी पूछना चाहिए कि पिछले 4-5 सालों में किसने क्या किया, क्या नहीं किया, and out of the political thing, then only we will be able to handle this. Right. इंडिविजुअल्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और मैं क्या कर रही हूँ, जिससे हम बेटर कर सके सिचुएशन को। लेकिन सर क्या कोई ऐसे रास्ते हैं, जैसे आपने बोला गवर्नमेंट के नहीं, बट जो हम अपने बेसिस पे ले सकें या एक इंडिविजुअल ले सके, जिससे हम खुद की हेल्थ बेटर कर सके, जो लंग हेल्थ है जो ख़राब होती जा रही है इस एनवायरनमेंट में, क्या कुछ ऐसा है जो करने से वो चीज़ चाहे सही ना हो लेकिन और ज़्यादा बिगड़े ना और हम उसको संभाल सकें? डेफिनेटली एक तो वैक्सीन्स के बारे में जैसे हमने बात किया, अगर आप उसमें तो वैक्सीन्स ले सकते हैं आप। दूसरा, आपको कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज इन टर्म्स ऑफ प्राणायाम या और इस तरह से आप कर सकते हैं, जिसमें आप बेसिकली सांस लिए और सांस रोक के फिर छोड़ना, इस तरह की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। तीसरा, नॉर्मल अपना जो बॉडी जो लाइफ है, आप अपने वेट हो गया वो सब भी डेफिनेटली हेल्प करता है। फोर्थ थिंग इज योर डाइट which can help you, like fruits हो गए, more of vegetables, more of food which contains more of antioxidants, these things will help you. Another thing which is important is smoking, जो बहुत common है, बहुत rampant है, and it is very common in youngsters, और उसमें आपकी एक्टिव स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग, वो सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि वो इम्पॉर्टेंट है कि यू शुड स्टॉप ऑल दिस थिंग्स ऑल्सो। बिल्कुल सर, मैं इसी मुद्दे पे आना चाहती थी। इसका मेरा अगला सवाल यही था कि जो यंगस्टर्स हैं या यूथ हैं, अब जो बड़े करते हैं वो तो ठीक है, पर आजकल ये यूथ में एक ट्रेंड बन गया है कि हम तो कूल हैं, हम तो स्मोकिंग करेंगे। स्मोकिंग नहीं तो आजकल कुछ और नई चीज़ें ट्रेंड में आई है, जैसे ई वेप हो गया, ई सिगरेट जिसको हम कहते हैं, आई गेट्स हो गए, जो ब्लैक मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, दो वो गवर्नमेंट ने बैन कर रखे हैं। लोग हुक्का पीते हैं ये सोच के कि अरे इसमें निकोटीन थोड़ी है या ये मेरी हेल्थ को थोड़ी अफेक्ट करेगा, लंग हेल्थ को। तो क्या सर ये भी अफेक्ट करते हैं, और अगर करते हैं तो क्या इनका जो असर है, इज इट इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग या उससे भी ज़्यादा खतरनाक है ये? जो वेपिंग जो आजकल बहुत अगर कहें तो वेपिंग को दीज पीपल हैव मार्केटेड इट लाइक कि भाई ये आपको इसकी हैबिट नहीं लगती और इट इज़ नॉट एज डेंजरस एज स्मोकिंग, राइट। बट अगर हम डेटा की बात करें, एंड दिस हैज़ ऑल कम फ्रॉम द यूएस ओनली, बिकॉज वहाँ पे बहुत रैम्पेंट है इन सब वेपिंग के, इट इज़ ऑलमोस्ट एज इक्विवेलेंट डैमेज टू द लंग्स एज मच एज योर स्मोकिंग। इसमें भी उसी तरह के हार्मफुल केमिकल्स और हार्मफुल चीज़ें सब कुछ हैं जो आपकी स्मोकिंग सिगरेट्स में भी होती हैं, ऑल तो मे बी थोड़ा बहुत कम हो, लेकिन पूरे इक्विवेलेंट है और इट कैन डेफिनेटली कॉज एनी साइड इफेक्ट्स। वेपिंग का एक कल्चर होता है, एक यूजली दो पीपल विल स्टार्ट अंडर पीयर प्रेशर कि आप वो स्मोक कर रहे हैं, वी यूज्ड टू फील लुक कूल और मे बी, तो फिर उसके साथ हम भी शुरू करते हैं। ग्रेजुअली वो निकोटिन की वजह से आपको उसकी हैबिट बनने लग जाती है एंड यू स्टार्ट फीलिंग कि मुझे भी ज़रूरत है और वो सब। तो ये सब चीज़ें आपको नुकसान तो देती हैं, ऐसा नहीं है कि आपको नुकसान नहीं करती हैं, हार्म करती ही करती हैं। तो ये नहीं है कि मैं वेप कर रहा हूँ, ये हुक्का पी रहा हूँ, हुक्का सम पीपल से कि वो वाटर के साथ निकल रहा है, इट इज़ गेटिंग फिल्टर, बट ऐसा कुछ नहीं है, इट इज़ एज इक्विवेलेंट डेंजरस एज स्मोकिंग। तो सर जैसे स्मोकिंग तो डेंजरस है, पर आजकल टीनेजर्स में ये भी होता है, मैं थोड़ी पी रहा हूँ, मैं तो बस साथ में खड़ा हुआ हूँ। तो जो पैसिव स्मोकिंग होती है या जो ये साथ में रहने वाली बात जहाँ आ जाती है, क्या वो भी आपकी लंग्स को डैमेज करती हैं? Actually, it harms your lungs more than the one who is smoking. So we try to classify it as active smoking and the passive smoking. Active smoking हम उसको कहते हैं, जैसे if I am smoking, this is active smoking, and you are sitting here, this will be called as a passive smoker. अगर आप ध्यान देंगे कभी भी कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उसका धुआं काफ़ी ज़्यादा तो बाहर ही आ रहा है उसका, तो यू आर ऑल्सो इनहेलिंग दैट, तो इट इज़ कॉजिंग डैमेज टू योर लंग्स एंड योर बॉडी ऑल्सो। तो इनफैक्ट हम कहते हैं कि पैसिव स्मोकर्स आर मोर डेंजरस देन एक्टिव स्मोकर्स।
क्योंकि सर ये भी सुनने में आया था कि जो सिगरेट्स होती हैं उनमें एक फ़िल्टर लगा हुआ होता है आगे, तो जो आप स्मोक करते हो वो फिर भी फ़िल्टर्ड होता है, जो आप पैसिवली सूंघते हो वो ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि उसमें कोई फ़िल्टर नहीं होता। बोलते हैं लोग, लेकिन अगर वो फिल्टर इतना अच्छा होता तो एक्टिव स्मोकर को भी कुछ हेल्प करता। सो ट्रू सर, सो ट्रू। वो शायद फिल्टर आपको खुश रखने के लिए दे रखा है शायद। तो सर जैसे स्मोकिंग की बात हमने कर ली, वो लंग हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है, लेकिन क्या इससे आपके सोने पे भी इफ़ेक्ट आता है? क्योंकि आप एक स्लीप स्पेशलिस्ट भी हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो लोग स्मोक करते हैं या ये कूल बनने के वेपिंग कल्चर में है, तो क्या उनकी नींद भी इन सब चीज़ों से डिस्टर्ब होती है? होती है डेफिनेटली। अगर हम बात करें कि जो ये जितने भी स्मोकिंग है ये है, इट स्टिमुलेट्स योर ब्रेन। यूजुअली कई लोगों की आदत होती है कि रात को स्मोक करके सोना, या फिर वो क्योंकि उनकी जो भी निकोटिन की रिक्वायरमेंट्स होती है तो वो स्मोक करते हैं, तो उसके और स्टिमुलेट होगा, यू वोंट बी एबल टू रिलैक्स। और आपकी एक जो स्लीप में साइकिल होती है एन रैम साइकिल, व्हाट वी कॉल दिस लाइट स्लीप एंड डीप स्लीप, तो उसके बीच में एक कॉम्बिनेशन, उसके बीच में की परसेंटेज वो ठीक होना, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी डिस्टर्ब होती है स्मोकिंग की वजह से। तो सर हम एक टर्म जानते हैं, जो टर्म होता है वेक एंड स्लीप साइकिल, या उसको हम स्कार्डियल साइकिल भी बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो क्या होता है और वो किस चीज़ों से इफ़ेक्ट होता है? हमें क्या नहीं करना चाहिए जिससे हमारी जो सोने और जगने की साइकिल है वो सही चलती रहे और हमें इफ़ेक्ट ना करे? एक्चुअली अगर हम कहें तो जैसे इसको आजकल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज जैसे आजकल कॉल सेंटर्स का जैसे कल्चर चल गया है, या पीपल हु आर गेटिंग अवेट टिल 2 o'clock 4 o'clock, जिससे इफ आई हैव एन हैबिट, बाई जनरल मैं बताता हूँ कि जैसे आई एन हैबिट ऑफ स्लीपिंग एट 10-10:30, तो 10-10:30 मुझे एक बार नींद आएगी। अगर मैं सो जाता हूँ तो ठीक है, अदरवाइज आई विल बी अवेक टिल 1 o'clock मे बी 2 o'clock। और मॉर्निंग में मेरी अगर आदत है 5:30 उठने की या 6 o'clock, तो विदाउट अलार्म आई कैन ऑल्सो वेक अप एट 6 o'clock। तो दिस इज कॉल्ड एज योर स्लीप वेक साइकिल। तो ये आपके कुछ एक पीनल ग्लैंड होता है ओपन ब्रेन में, तो उसकी वजह से आपकी जो स्लीप साइकिल है ये मेंटेन रहती है। कुछ लोगों की स्लीप साइकिल ख़राब होती है, जैसे आजकल जैसे आई एम यूजिंग ए स्क्रीन, मोबाइल में मैं लग गया, 10 o'clock मेरी नींद का टाइम है, और अगर उससे पहले मैंने कोई कॉफ़ी, टी, सिगरेट्स या कोई स्क्रीन देख रहा हूँ, वो दैट स्क्रीन इन टर्म्स ऑफ टीवी और मोबाइल, तो माई ब्रेन विल फील कि भाई मेरे को एक लाइट आ रही है, एंड वो उसको एक सिग्नल मिलता है कि वेक का, एक्टिव रहने का। जिससे तो उसकी वजह से आपकी नींद की जो क्वालिटी है और नींद भी डिले होगी। इसलिए हमेशा कहते हैं कि अगर उसको साइकिल को आपको मेंटेन करना है, यू शुड स्टॉप ऑल दिस थिंग्स 1 hour बिफोर यू वांट टू स्लीप। जैसे अगर इट इज़ रिकमेंडेड कि अगर आपको 10 बजे सोना है, तो आप 9 बजे के बाद टीवी, आपके मोबाइल, ऑल द डिफ़िकल्ट इन दिस लाइफ दिस डेज, बट ये है कि ये सब आपके दूर होने चाहिए, एंड 10 बजे यू शुड स्लीप पीसफुली। और आपको एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि आपको 11 बजे सोना है 11 बजे, पर 10 बजे या 9 बजे, एंड यू शुड वेक अप एट ए फिक्स टाइम 5 o'clock 6 o'clock। आपको अगर विदाउट अलार्म यू विल बी एबल टू स्लीप, आपको वेकअप, और साथ में अगर आपको सोना भी है तो आपको 10 बजे अच्छे से नींद आ भी जाएगी। जब कभी हम 12 बजे सो रहे हैं, कभी 2 बजे सो रहे हैं, कभी 10 बजे सो रहे हैं, इससे आपकी जो स्लीप वेक साइकिल है वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है, और वहीं से आपके सारे के सारे फिर धीरे धीरे आप कभी दिन में सो रहे हैं, कभी आप बीच में 1 घंटा सो रहे हैं। देयर इज एन हैबिट नाउ दिस इन द, अगर हम बात करें तो IT सेक्टर्स में बहुत है कि पीपल विल स्लीप फॉर 5 to 6 hours फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, एंड सैटरडे दे विल ट्राई टू कंप्लीट देयर स्लीप ऑन सैटरडे और संडेज लाइक फॉर 8 hours। आज मेरा संडे है तो आई विल स्लीप फॉर 10 hours। तो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव टू, मैं ध्यान रखना पड़ेगा कि हम वो रेगुलर इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन दिस स्पोरेडिक थिंग। सो सर जैसे आपने स्लीप एंड वेक साइकिल की बात करी, तो इसके साथ क्या कोई सोने और जगने का सही टाइम भी होता है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आपको 9 बजे सो जाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि आप 11 बजे भी सो तो आपका एक टाइम होना चाहिए। मतलब टाइम वाली बात तो क्लियर हो गई, पर कुछ ऐसा भी होता है क्या कि अगर आप रात में 2 बजे सो रहे हो और आप साइकिल कंटिन्यू कर रहे हो कि आप रोज़ रात को 2 बजे सो रहे हो और रोज़ सुबह आप 10 बजे या 11 बजे उठ रहे हो, तो क्या वो भी इक्वली हार्मफुल है, या उससे थोड़ा सा कि आप साइकिल मेंटेन करे हुए हो वो थोड़ा सा उसका जो बैड इफेक्ट है वो कट होता है? क्योंकि जैसे आपने बोला आजकल कॉल सेंटर्स की जॉब और ये सब बहुत ज़्यादा लोग करने लगे हैं इंडिया में भी, जो UK और US का टाइम फॉलो कर रहे हैं, तो क्या उनके लिए भी ये इतना ही बुरा है? देखिए कुछ ना हमारे अंदर हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से वी फील कि हम, जैसे रात का टाइम होता है वी वांट टू स्लीप एट दैट टाइम, और जब दिन का टाइम होता है वी वांट टू गेट अप। तो यूजुअली अगर हम बात करें तो ऐसे पुराने टाइम लोग 9 बजे सो जाते थे और 4 बजे उठते थे, बट आजकल के टाइम में तो लाइट्स हैं और वो हैं, तो उसकी वजह से हम लोग 11 बजे भी सोते हैं और सुबह 6 बजे तक उठते हैं। तो वो जो
एक हमारी बॉडी की एक साइकिल बनी हुई है, उसको मेंटेन करना ज़रूरी है कि हम रात को सों और फिर सुबह दोपहर को उठें। एक कुछ हार्मोन्स होते हैं मेलाटोनिन और वो सब, तो उसकी वजह से भी लोगों की एक वो मेंटेन रहती है आपकी एक स्लीप साइकिल कि भाई रात को वो ज़्यादा सीक्रेट होता है तो आपको सोने की इच्छा होती है और आप सोते हैं। आप जैसे कॉल सेंटर्स में यूजली वो रात को जग रहे हैं फिर दिन में सो रहे हैं या में, उसकी वजह से ना आपकी एक क्वालिटी ऑफ स्लीप में डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। दिस ए टाइम पीरियड जब आपको नींद अच्छी आएगी, दैट इज़ बिटवीन द 10 o'clock to 5 o'clock। एट दैट टाइम यू विल फील कि आपको नींद सबसे अच्छी आएगी। आप उसके बाद कभी भी आप सोओगे तो यू मे फील कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो इतनी अच्छी नहीं होगी। ओके तो सर जैसे अभी आपने एक टर्म मेंशन करा मेलेटोनिन, आजकल ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, या हम जिसको कहते हैं ट्रेंड में है। तो आजकल मेलेटोनिन की ना गमीज़ आती है जो जनरली पेरेंट्स भी सेफ़ समझ के, या ये हमारे बच्चे को सोने में मदद करेगा समझ के अपने 10 साल से कम बच्चे या टीनेजर्स 15 साल तक के बच्चों को खिलाते हैं। और इसकी जो डोज होती है ये कुछ गमीज़ में 2 mg भी होती है, कुछ में ये 15 तक भी जाती है। तो क्या ये बच्चों को देना सेफ़ है? इसी जो मेलेटोनिन जो बना है, व्हाट डज इट डू कि भाई आपको वो स्लीप इंडक्शन करता है, आपकी नींद एकदम से नींद, यू विल फील स्लीपी आफ्टर दिस। बट फॉर किड्स इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, इट इज़ ओनली रिकमेंडेड फॉर सम ओल्ड एज पीपल जिनको सोने में प्रॉब्लम होती है, एंड नॉट ऑन ए क्रॉनिक बेसिस। और डोज इसकी जो है दिस इज 15 mg और दिस इज ओनली फॉर ओल्ड पीपल, किड्स एंड ऑल। आई डेफिनेटली डोंट रिकमेंड यू टू गिव ऑल दीज ड्रग्स। और उनको आप अभी से ही उसकी अगर आदत डाल देंगे उन चीज़ों की, तो ये तो आप ऐसा हो गया कि आप स्लीपिंग पिल्स अपने बच्चे को 2 साल के और 1 साल के बच्चे को दे रहे हैं। प्लीज़ अवॉइड ऑल दोज थिंग्स। उसका भी आपको देर आर, एक कहते हैं ना, एक आसान तरीका होता है, एक मुश्किल तरीका होता है। अवॉइड ऑल दोज थिंग्स एंड बेटर टू है कि उसकी जो स्लीप साइकिल है आप उसको मेंटेन करने की कोशिश करिए। बच्चों की भी एक स्लीप साइकिल धीरे धीरे मेंटेन होगी कि वो 9 बजे सोएगा कि 10 बजे सोएगा। ट्राई टू मेक अ स्लीप एट 9 o'clock 10 o'clock में भी। हाँ, वो आधा घंटा ऊपर नीचे हो सकता है पर वो 9 बजे 10 बजे उसको नींद आ जाएगी अगर आप उसकी उस स्लीप साइकिल को मेंटेन रखेंगे। तो सर ये जो मेलेटोनिन है क्या ये एडिक्टिव होता है और क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? There are definitely some side effects on the brain in terms of उसमें मेमोरी के कुछ इश्यूज आते हैं इसमें। there are some reports of dementias also. So for chronic use I definitely don't want to say कि आप इसको यूज़ करिए, और especially in children. Adults के लिए अलग बात है, and that is only with the if you any sleep specialist आपको बोलता है कि आप ले सकते हैं। Otherwise please, these are drugs. They have own their side effects and issues. These are not things कि आप उसको कभी भी कैसे भी यूज़ कर लो और सो जाओ। सो दीज आर एडिक्टिव बेसिकली, कि अगर आपने एक बार लेना शुरू कर दिया तो फिर इनके बिना आपको नींद नहीं आएगी, जस्ट लाइक निकोटीन और समथिंग एल्स। Not truly addictive, but yes, they are harmful. They are harmful. They are harmful. तो सर इसके साथ ना हमने ये भी देखा है कि मेलेटोनिन तो आजकल के ज़माने में आ गया। पहले टू इंड्यूस स्लीप या टू बेटर योर लंग हेल्थ हम लोग काफ़ी होम रेमेडीज़ भी यूज़ करते थे, जैसे कुछ लोग कपूर को जला के स्मेल करते हैं या काढ़ा पीते हैं रात में सोने से पहले कि उनको लगता है कि उनका माइंड काम हो जाएगा, लंग हेल्थ एंड स्लीप बेटर आएगी। तो क्या ये सही है या क्या इज इट रियली इफेक्टिव? आपको क्या है कि आपको सोने से पहले यू शुड बी रिलैक्स्ड। Right. अगर मेरा माइंड अभी भी मैं कुछ सोच रहा हूँ, आई एम स्टक्ड इन समथिंग, मैं कभी नहीं सो पाऊँगा। इसीलिए कहते हैं कि आपको सब चीज़ों से थोड़ा सा आप छोड़ दीजिए, मोबाइल, टीवीज़, वेर एवर यूर स्लीपिंग इट शुड बी इन रिलैक्स एनवायरनमेंट। और आपका पूरा वहाँ पे डिम लाइट होनी चाहिए, हैव अच्छे से एक पिलो विलो, बेड साफ सुथरा, एंड इफ़ यू वांट यू कैन टेक ए बाथ ऑल्सो बिफोर स्लीपिंग विद अ वार्म वाटर। दैट यू जस्ट फील, यू शुड फील रिलैक्स। आप अगर रिलैक्स फील कर रहे हैं यू विल डेफिनेटली फील स्लीपी। बट ये है कि मैं सोच रहा हूँ आज उसने क्या किया, आज उसने क्या किया, या मुझे कल क्या करना है, मेरा ये प्रोजेक्ट बचा हुआ है, ये सब बचा हुआ है, तो आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू स्लीप। सर काढ़ा जो हम पीते हैं वो जिंजर और ऑल दीस थिंग्स आर जस्ट टू मेक यू कंफर्टेबल। लाइक इट इज गुड राइट ना, हम पी सकते हैं ना ये चीजें। yes, लेकिन ये है कि बहुत सारे लोग कोविड में काढ़ा पी पी के उन्होंने अपने गले भी खराब करे हैं। हाँ। और बहुत ओवर यूज़ आप करेंगे तो भी इश्यूज़ हैं। माइल्ड डोज में आप ये सब यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा नुकसान नहीं है। बट कोई स्टिमुलेंट ना लें, जैसे अगर आपने कैफीन ले लिया, टी ले लिया, कॉफ़ी ले लिया, तो ऑब्वियसली वो आपकी स्लीप को हैम्पर करेगा। राइट। तो सर आई फील अभी तक तो आपने काफ़ी सारे सवालों का हमें जवाब दे दिया है, और आई फील मुझे पर्सनली और हमारे सारे जितने लोग देख रहे हैं उनको भी इसके बारे में काफ़ी नॉलेज मिली है। कुछ ऐसा एंड में आप ऐड करना चाहेंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड या कुछ नींद से, लंग हेल्थ से रिलेटेड, जो हमें बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए और जो हम बहुत गलत करते हैं, जो हमें अपनी डेली हैबिट्स में सही करना चाहिए?
बस अभी जो टाइम है आई थिंक पॉल्यूशन बहुत है, तो मैं बस ये कहना चाहूँगा, अगर आप पहले से ही ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, यू आर ऑलमोस्ट टेकिंग 15 to 30 सिगरेट्स पर डे, और उसमें आप बेटर है कि आप एडिशनल स्मोकिंग ना करिए, प्लस स्टार्ट सम ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इट इज़ रियली नीडेड। ये नहीं कि अभी किया और छोड़ दिया, इट विल बी नीडेड फॉर योर होल ईयर। थर्ड थिंग, आपको वैक्सीनेशन अगर आपको ज़रूरत है तो आप वैक्सीनेशन लीजिए। अगर आपको पता है कि मुझे कोई लंग्स रिलेटेड इश्यूज़ हैं, प्लीज़ स्टार्ट द ट्रीटमेंट। आपने, मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने अपना ट्रीटमेंट बंद कर रखा होगा, वेदर रिलेटेड टू एस्थमा, COPD, मे बी फॉर योर ट्यूबरक्लोसिस, ILDs, प्लीज़ स्टार्ट योर ट्रीटमेंट और मीट योर पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर एंड ही विल डेफिनेटली हेल्प यू। फोर्थ थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट कि भाई आपको, वी शुड थिंक कि व्हाट इज़ कॉजिंग दिस एयर पॉल्यूशन। वी शुड ऑल go out of the politics and start thinking, start asking also what to do next year. मैं नहीं चाहता कि अगले 10 साल तक मैं इस पॉल्यूशन में रहूँ, and we should all collectively think about this. बिल्कुल, बिकॉज हमारे बाद हमारी फ्यूचर जनरेशंस भी हैं जिनको इसी धरती पे रहना है, और हम उनके लिए इतना गंदा छोड़ के जाएंगे तो वो उनके लिए भी ज़्यादा हार्मफुल होगा। सो बिल्कुल सही बात बोली आपने सर कि इंडिविजुअल लेवल पे स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, अपने हैबिट्स को चेक लेना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या गलत कर रहे हो और क्या आप सही कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, इट वॉज़ ग्रेट टू हैव यू, इट वॉज सो नॉलेजफुल। हमें काफ़ी ऐसी चीज़ें पता चली जो शायद मिथ्स थे जो आपने आज ब्रेक करे। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड कनेक्टिंग विद अस। थैंक यू सो मच। हमें फॉलो, शेयर व लाइक करना न भूलें और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें।